बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज इंतहाई अहम दिन है अदालती तारीख का, क्योंकि आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने पहले ही दिन एक गैर मामूली रवायत कायम की है। आज जब उन्होंने अपने पहले दिन का आगाज़ किया तो उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प केस सुनने के लिए फुल कोर्ट बना दी और उस फुल कोर्ट को लाइव कर दिया। नाज़रीन किराम, ये जो केस सुना जा रहा है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसकी शायद अपडेट्स अब तक जो है वो पहुंच भी रही हों, उसका जो बेसिक मकसद है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या फिर दूसरी जमातें जो हैं, वो जो पिटिशनर है इस मामले के अंदर, वो ये समझती हैं कि इस बिल के दो मकासद हैं। नंबर 1, चीफ जस्टिस की ताकत को घटाना, और नंबर 2, 184/3 यानी कि सो मोटो से लिए गए तमाम तर वो जो सोमोटो थे, यानी उनके ऊपर जो फैसले आए जिनसे डायरेक्टली अफेक्टेड हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और उसके अंदर अपील देना। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों का जो पिटिशनर है, इसमें जो मौक़िफ़ है वो ये है, यानी उन्हें लगता ये है कि ये जो उसके जो बेनिफिशरी होगी, ये जो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो लॉ बनाया है, इसकी जो बेनिफिशरी होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए डायरेक्ट रास्ता खुल सकता है आगे इलेक्शन लड़ने का और चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो तहरीक इंसाफ को लगता है कि ये इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने फुल कोर्ट बनाई। फुल कोर्ट बनाकर 15 जजेस सामने बैठे। सामने जो है वो इम्तियाज सदीकी वकील और जो दूसरे वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम, ये दोनों सामने खड़े हुए और फिर कौम के सामने आज लाइव बराह रास्त नशरियात का आगाज़ हो गया। नाज़रीन किराम, पहले ही दिन मुझे लगता है कि शायद काजी फायज़ ईसा साहब ने पहले ही दिन उन्हें ये लाइव समात करना महंगा पड़ गया, क्योंकि इसके अंदर जजेस की आपस की जो गुफ्तगू है, वो जो सिर्फ अदालती कमरे तक और रिपोर्टर्स तक महदूद रहती है, वो पूरी दुनिया ने देखी, तमाम पाकिस्तान ने देखी कि किस तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही थी, कौन दलाइल दे रहा था, कौन क्या बातें कर रहा था, कौन जो है किसकी जो सोच है वो किस तरफ है, ये आज सब वाज़ेह हो गया। और दूसरा, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए पहले ही दिन नाज़रीन किराम वो एक गर्मी सा माहौल पैदा हो गया, जब ये कहा गया कि अगर आपने मुझे ऐसे ही रिडिक्यूल करना है, अगर आपने मेरी ऐसे ही बेइज्जती करनी है, तो मैं यहां से चला जाता हूं। ये किसी भी चीफ के लिए पहले दिन इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि किसी वकील ने उठकर ये कह दिया हो और कि मैं फिर अगर आपने मेरी ऐसी बेइज्जती करनी है तो मैं जा रहा हूं। अच्छा, मैं इसकी, चूंकि ये मामला टेक्निकल है, तो मैं सादा अल्फाज के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको इसकी पूरी जो है ना वो समरी आपके सामने रख सकूं, वजाहत आपके सामने कर सकूं। लेकिन दो जजेस हैं, बिलखुसूस जस्टिस आयशा मलिक ने एक ऐसा सवाल उठाया कि जो नजर आ रहा था ना कि दो ग्रुप्स बने हुए हैं। आज समात के अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि दो किस्म की सोच, यानी कि जस्टिस सज्जादुल एहसन की सोच, जस्टिस मुनीब अख्तर की सोच अलग रख रही थी, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जो जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं उनकी सोच अलग अलग रही थी, क्योंकि दोनों कह रहे थे कि अनइलेक्टेड जजेस किस तरह से इस तरह के जो है ना वो फैसले कर सकते हैं जब पार्लियामेंट ने जो है वो ये कानून बनाया हो। तो दोनों की सोच अलग अलग रही थी। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि जिनकी सोच काजी फायज़ ईसा के हमायत में लग रही थी, या जो काजी फायज़ ईसा के हमायती जजेस गर्दाने जाते हैं, इससे पहले चूंकि आपको पता है ग्रुपिंग का तासुर जो है वो मौजूद रहा पुराने चीफ जस्टिस के ज़माने के अंदर, तो वो तमाम लोग इस सवाल के ऊपर लाजवाब हो गए, जो सवाल जस्टिस आयशा मलिक ने उठाया और जो सवाल जस्टिस मुनीब अख्तर ने उठाया। मैं आपके सामने पूरी सूरत हाल रखने जा रहा हूं। नाज़रीन किराम, आज सबसे पहला मामला तो यह है कि मुझे लगता है कि आज जब इस समात का आगाज़ ही हुआ तो एक अदालती जो है ना वो फैसला जो जस्टिस जवाद ख्वाजा ने 2015 में दिया था कि इसको उर्दू को सरकारी ज़ुबान जो है ना वो बनाया जाए, जो कि 1973 आर्टिकल 251 में ये लिखा है कि 15 साल बाद तब लिखा गया था सरकारी ज़ुबान बना देंगे। आज सब ने अंग्रेज़ी में बातें की, यानी कि होना तो ये चाहिए था कि उर्दू के अंदर जो है ना वो, लेकिन चले आमतौर पे ऐसा ही होता है, आम आवाम समझ सकती है उसको, लेकिन नाज़रीन किराम उसको अंग्रेजी के अंदर बातें की गई। अंग्रेजी यानी कि वो जो जस्टिस जवाद ख्वाजा वाला सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है कि सरकारी ज़बान भी जो है ना वो उर्दू होगी, उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से इस समात का जो है वो आगाज़ हुआ। जब ये आगाज़ हुआ तो शुरू में ही हमने ये देखा कि माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ बन गया। वो इसलिए मुख्तलिफ बन गया क्योंकि एक वकील सामने खड़ा था, 15 जजेस सवाल करने वाले थे। अब होता यह था कि जो ही
ख्वाजा तारिक रहीम साहब अपने दलाइल लेते थे, को बात करने की कोशिश करते थे, तो मुख्तलिफ सवाल आते थे मुख्तलिफ जगहों से। काजी फायज ईसा कहते थे कि आप अपने आर्गूमेंट्स तक महदूद रहें, लेकिन जो कि जब सवाल दूसरी तरफ से आते थे तो उनका जो है ना वो जवाब देना पड़ता था। तो यहीं पर जो है ना वो थोड़ी सी मतलब एक हीट अप होना जो है ना वो माहौल शुरू हो गया। यानी कि ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा जनाब आप मुझे बोलने देंगे तो मैं जो है ना वो जवाब दे सकूंगा। एक मौके के ऊपर अक कर जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कहा कि अब आप उनसे सवाल एंड पे कर लीजिए, पहले उन्हें आर्गूमेंट देने दीजिए। लेकिन साथ ही जस्टिस जो जमाल मंदुखेल हैं उन्होंने फौरी एक सवाल किया, तो उसके ऊपर हंस के काजी फायज ईसा ने कहा शायद मेरे साथी मेरे मुखालिफ हुए हैं। लेकिन खैर ये मामला लाइटर नोट पर आगे बढ़ गया। असल मामला तब बढ़ा आगे जब इम्तियाज सिद्दीकी साहब जो है ना वो सामने आए। अब इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट जब उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज साहब बार बार कह रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल की बात करें, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, इधर उधर मत जाएं, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। तो जो इम्तियाज सिद्दीकी हैं वो इतने सारे लोगों का जो है ना वो जवाब भी दे रहे थे, और वो जब उनके सवाल का जवाब देने लगते थे तो काजी फायज साहब कहते थे आर्गूमेंट्स पे हैं। जब आर्गूमेंट थोड़ी सी एक लाइन बढ़ाते थे तो कोई जज सवाल कर देता था। तो मुझे लगता है कि ये पूरा मामला ही मेरे ख्याल से महंगा पड़ा कि इससे मामला ये हुआ कि हीट अप हो गया। तो जब उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल की बात करें, तो इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि आप मुझे अगर ऐसे रिडिक्यूल करेंगे तो फिर मैं चला जाता हूं। अगर आपने मेरी ऐसी बेइज्जती करनी है, ठीक है, अगर आपने ये करना है तो फिर मैं जा रहा हूं। तो जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा ठीक है आपकी मर्जी, आप अलग हो जाए, लेकिन आप मुकदमे के ऊपर रहें। लग ऐसे रहा था शायद जैसे कि जो है ना वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इस तरह का माहौल जो है ना वो बन जाएगा। जैसे 15 जजेस बता रहा हूं। अब हो ये रहा था कि जजेस उधर से अतर मिनल्ला बात करते थे, यहां से जस्टिस मुनीब अख्तर जवाब देते थे, उधर से मंसूर अली शाह बात करते थे, यहां से एजाजुल हसन जवाब देते थे। वकील खामोश था और लग रहा था कि दोनों तरफ से जो है ना वो जो वकील से सवाल पूछे जा रहे हैं असल में एक दूसरे को जो है वो जवाब दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये माहौल, यानी कि अगर मैं आपको सादी बात समझाऊं तो सवाल ये था कि क्या पार्लियामान आर्टिकल 191 में तरमीम किए बगैर, यानी कि 2/3 से तरमीम किए बगैर क्या कोई ऐसा कानून बना सकती है, क्या कोई ऐसा कानून बना सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को जो है ना वो अफेक्ट करे। जस्टिस मुनीब अख्तर का माइंड ये लग रहा था कि नहीं ये जुडिशरी के ऊपर जो है ना वो हमला होगा, लेकिन अतर मिनल्ला कह रहे थे कि ये देखिए कि आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामान के लोग जिन्हें अवाम लेके आती है वो इसके अंदर जो है ना वो तब्दीली नहीं कर सकते, जबकि अगर हम फुल कोर्ट यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर प्रैक्टिस अपने जो प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर तब्दीली कर लें अनइलेक्टेड जजेस, तो वो ठीक है। अब इस मामले के अंदर जो है ना वो अब एक सबसे बड़ा नुक्ता ये था जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने वो सवाल किया कि जैसे मुझे लगता है कि सारी बातें यहां पर खत्म हो गई। सवाल ये था कि अपील का हक किसे होगा। तो काजी फायज कह रहे थे ये तो बहुत अच्छा कानून है कि अपील का हक दिया गया है, यानी कि किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो खत्म नहीं हुआ बल्कि मजीद राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, जो चीफ है उसकी जो पावर्स हैं वो जो है ना मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल होगी, किसी खास अथॉरिटेरियन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो है ना वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि अथॉरिटेरियन जो है ना वो नहीं रहेगा मामला। तो खैर इसके ऊपर यह था कि अपील का हक हो। अब जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी फर्ज कीजिए, मिसाल है अगर अब ये जस्टिस आयशा मलिक के सवाल के बाद ना मेरे ख्याल से कोई जवाब ही नहीं बचा, उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं बचा। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया अगर आप सो मोटो लेते हैं 184(3) के अंदर और आप फुल कोर्ट बना देते हैं, उस फुल कोर्ट के अंदर जो भी फैसला आएगा उसके खिलाफ अपील के लिए आप किस फोरम पे जाएंगे। अब इसका जवाब नहीं था क्योंकि बैठ ही फुल कोर्ट गया है, मामला ही अगर अपील की बात हो रही है तो फिर जो है वो आप जो है ना वो अपील के लिए वहां पर जो है ना वो कहां पे जा सकते हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं था। तो जस्टिस आयशा मलिक ने जब अपील से मुतालिक सवाल दोहराया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर जवाब दिया फुल कोर्ट बन गया तो अपील नहीं होगी बस, जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने कहा। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने जवाब दिया जहां हम चाहेंगे कि अपील ना हो वहां फुल कोर्ट बन जाएगी, हम कैसे कह सकते हैं कि अपील का हक इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप फुल कोर्ट बना देते हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि फिर अपील का हक इस्तेमाल नहीं होगा। जहां हम चाहेंगे कि भाई नहीं अपील होनी चाहिए वहां पर जो है ना फुल कोर्ट बन जाएगी। तो ये मामला नाज़रीन किराम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब हुआ ये कि कुछ देर पहले अभी दोबारा से ये समाअत शुरू हो चुकी है, अब कुछ देर पहले वक्फा किया गया था, तो वक्फे के दौरान जो है ना वो कुछ बातें जो है ना वो की गई और ये सब जब एंड हो रही थी तो जो वकील हैं जो
इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा जनाब अटॉर्नी जनरल को भी आपने इतना ही टफ टाइम देना जितना आपने मुझे दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आगे कहीं पे जाना है, फिर वक्फा कर लेते हैं, वक्फे के बाद जो है ना वो समात, तो अभी वक्फा हुआ, वक्फे के बाद दोबारा समात का आगाज़ हो चुका है। लग ये रहा है कि आज कोई ना कोई शायद इसके ऊपर कोई अबूरी हुक्म तो आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा हुक्म शाम तक जो है ना वो कोई अबूरी हुक्म आ सकता है। आगे देखते हैं ये क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।